आज हम बात करने वाले हैं डेंगू बुखार के बारे में, क्योंकि डेंगू के मामले आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और इसके बारे में सही जानकारी होना जरूरी है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, डेंगू मच्छर के द्वारा काटने से होता है। तो कौन सा मच्छर है जो डेंगू को फैलाता है? उसका नाम है एडीज। एडीज में भी जो मादा एडीज होती है वही इस बुखार को फैला सकती है। तो वो भी तभी फैलाएगी जब उसके अंदर डेंगू का वायरस होगा। तो डेंगू के 4 तरह के वायरस होते हैं जिनका नाम होता है DEN, डैन, V1, 2, 3 एंड 4। अगर ये चारों में से कोई भी एक वायरस उसके अंदर है और अगर उसने किसी को काट लिया तो उसको डेंगू हो जाएगा। और अगर किसी को एक बार किसी एक वायरस से डेंगू हो जाता है तो दोबारा जिंदगी में उसको उस वायरस से नहीं होगा डेंगू का बुखार, लेकिन जो बाकी के 3 हैं उनकी वजह से उसे डेंगू हो सकता है दोबारा से। तो अब हम पहले मैं बात करूंगी कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या खतरे वाली बातें होती हैं जो कि डेंगू होने का खतरा बढ़ा सकते हैं। तो पहला है, अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं या ऐसे इलाके में आप सफर करके आए हैं जहाँ पे कि डेंगू बहुत ज़्यादा होता है तो आपको डेंगू होने का खतरा ज़्यादा है। दूसरा, आपको पहले डेंगू एक बार हो चुका है तो दोबारा से दूसरे जो वायरस हैं उनसे होने का खतरा है। और अगर दोबारा हमें दूसरे वायरस से डेंगू होता है तो उसमें हमारे जो डेंगू बुखार है वो और भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से आता है। तीसरा, अगर कोई गर्भावस्था में कोई महिला है, गर्भवती जो महिला है, उनको अगर एडीज मच्छर ने काट लिया जिसके अंदर डेंगू का वायरस था तो उसको डेंगू होने का रिस्क ज़्यादा है और उससे उसके बच्चे को भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसका बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है या कम वजन का पैदा हो सकता है या उसको उसकी बच्चा जो है वो मर भी सकता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि डेंगू होने के खतरे को ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो कैसे ये डेंगू का बुखार अलग अलग चरण में जाता है। तो सबसे इसमें 3 फेजेस होते हैं, 3 चरण होते हैं। एक होता है फेब्राइल बुखार वाला फेज, दूसरा होता है क्रिटिकल गंभीर वाला फेज, तीसरा होता है रिकवरी यानी जहाँ उभरने लगते हैं, ठीक होने लगते हैं। तो पहला जो है फेब्राइल फेज बुखार वाला फेज, इसमें क्या होगा कि अगर किसी मादा एडीज ने किसी को काटा जिसके अंदर डेंगू का वायरस था तो उसके काटने के 2 या 3 दिन बाद उसको अचानक से तेज बुखार आएगा जो कि 104 तक हो सकता है और उसको साथ ही में देखने में दिक्कत होगी, आंखों के पीछे दर्द होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। इसके साथ ही उसको मांसपेशियों में, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, उसको बहुत ज़्यादा थकान होगी, उल्टी हो सकती है। साथ ही में इसमें जो हमारी स्किन होती है इसमें लाल कलर के दाने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ये फेब्राइल फेज में देखने को मिलती हैं। दूसरा जो फेज है वो है गंभीर फेज, क्रिटिकल फेज। ये हर किसी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट का नंबर है वो कम होने लगता है, आपका हीमाटोक्रिट बढ़ने लगता है। हीमाटोक्रिट बढ़ने की वजह से आपकी जो बाकी के ऑर्गन्स हैं उनमें दिक्कत आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको इसमें कुछ खतरे के निशान होते हैं जो देखने को मिल सकते हैं, वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा, साथ में आपकी उल्टी बंद नहीं होगी, आपको नाक से, मुंह से
पेशाब के साथ या लैट्रिन के रास्ते में खून आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, हार्ट में दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिटिकल फेज में देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होता है कि जो हमारी खून की नसें होती हैं उनसे पानी बाहर निकलने लगता है, जिसकी वजह से शरीर में पानी भरने लगता है और पानी की कमी होने लगती है और खून जमने लगता है खून की नसों में। उसकी वजह से हेमाटोक्रिट बढ़ने लगता है और अगर आपके पेट में पानी भरने लगेगा तो आपको एसाइटिस हो सकती है। एसाइटिस मतलब आपका पेट तन जाएगा, आपको लेटने बैठने में खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर छाती में पानी भरने लगता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके लीवर पे असर आ सकता है, आपके हार्ट पे असर आ सकता है। तो ये जो चीज़ है ये क्रिटिकल फेज में देखने को मिलती है और ये वाली फेज हर किसी को हर एक मरीज में वो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अगर किसी मरीज में ये फेज आता है तो ये इमरजेंसी कंडीशन में उसमें मरीज को तुरंत अस्पताल लेके जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद आता है रिकवरी फेज। जब आप इस बुखार से ठीक होने लगते हैं तो आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ने लगेगा, हेमाटोक्रिट कम होने लगेगा, धीरे धीरे आपको जो परेशानियां हो रही थी उससे राहत मिलने लगेगी। तो ये 3 फेज होते हैं जिसमें कि ये हो सकता है। अगर किसी को ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो अस्पताल जाता है, तो कब आपको अस्पताल जाना चाहिए, कब आपको दिखाना चाहिए? तो अगर जैसा कि मैंने बोला आपके अंदर वार्निंग साइंस दिख रहे हैं, अगर आपके उल्टी जानी बंद हो रही हैं, शरीर में पानी भरने लगा है, खून बहने लगा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आपको तुरंत अस्पताल जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर आप गर्भवती हैं, आपको डेंगू हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएंगे। तो ये 2 कंडीशंस हैं। और अगर आपको पहले एक बार डेंगू हो चुका है और दोबारा से हो जाता है तो फिर आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब आप हमारे पास आते हैं तो कुछ खून की जांचें होती हैं जो की जाती हैं, जैसे कि हम प्लेटलेट का नंबर देखेंगे। अगर प्लेटलेट कम हो रहा है तो वो एक इशारा करता है कि डेंगू हो सकता है। इसके साथ ही एक NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जिसमें डेंगू के वायरस को टेस्ट किया जाता है। तो ये जांचें होती है जो आपकी कराई जाएंगी और इससे कंफर्म हो जाता है कि आपको डेंगू है। तो इसमें क्या इलाज को होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको सिर्फ बुखार आ रहा है, खतरे के निशान नहीं है, तो आपको सिर्फ पैरासीटामोल खानी है बुखार के लिए। इसके साथ कोई भी और दवाई नहीं लेनी है, जैसे कि एस्पिरिन या ब्रूफेन नहीं खानी है। उसको खाने से खून बहने का रिस्क और ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ प्लेन पैरासीटामोल खानी है जो कि 2 खुराक में आती है, 500 मिलीग्राम में भी आती है, 650 मिलीग्राम में भी आती है। अगर आप 500 मिलीग्राम PCM का पैरासीटामोल का सेवन कर रहे हैं तो वो आप दिन में 4 बार खा सकते हैं, और अगर 650 मिलीग्राम का सेवन कर रहे हैं तो वो दिन में 3 बार खानी है। और जैसा कि मैंने बताया पानी की कमी हो जाती है, तो अगर आप मुँह से ले पा रहे हैं तो बहुत सारा पानी पीना है, पीने वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी हैं, जूस हो गया, दूध वगैरह ज़्यादा लेना है, नारियल पानी ज़्यादा पीना है ताकि पानी की कमी ना हो। और अगर आप मुँह से नहीं ले पा रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको नस के ज़रिए जितना आपका वजन है, जितनी पानी की कमी है, उस हिसाब से आपको फ्लूइड देंगे। अब बात करेंगे कि आप खाने में क्या क्या खा सकते हैं जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो जाए। तो इसमें सबसे पहला फल जो सबको नॉर्मली पता भी है, वो है पपीता। पपीता खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, इससे जल्दी से आपका प्लेटलेट नंबर बढ़ने लगता है। दूसरा नारियल पानी काफ़ी फायदेमंद होता है। अनार खा सकते हैं, संतरा खा सकते हैं। और अगर आप मांस मच्छी खाते हैं तो उसको खाने से बचना है, क्योंकि उसको पचाने में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उससे पानी की कमी और ज़्यादा हो सकती है। ऐसी चीज़ें खाएं जो आसानी से पच सकती हैं, जो आप खा सकते हैं। और साथ में चाय कॉफ़ी का
इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये पानी की कमी को और ज़्यादा करेगा। तो इसको कम से कम लेना है। इसके साथ ही क्या क्या बचाव हैं जो आप कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ तो मच्छर पैदा होने वाली जगहों को रोकना है। तो वो कैसे रोकेंगे? कूलर अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उसका हफ्ते 10 दिन में पानी बदलना है, ताकि उसमें मच्छर अंडे ना दे पाएँ। अगर आपके घर में गमले हैं तो उसमें पानी नहीं भरने देना है। स्टार्टिंग में अगर आप जानवर पालते हैं तो उनकी साफ सफाई का, उस जगह का ध्यान रखें, ताकि वहाँ पे गंदगी से मच्छर ना पैदा हों। इसके साथ ही आप अपने घर में आसपास में टाइम टू टाइम इससे जो स्प्रे होते हैं वो करवा सकते हैं, जिससे कि मच्छर ना पैदा हो। डीडीटी स्प्रे जैसे होता है। इसके साथ ही आप मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बच्चों को खुद को फुल बाजू के ड्रेसेस पहनाएं, फुल पैंट पहने, जूते मोजे पहने, ताकि मच्छर आपको काट ना पाए। और ये सारी चीज़ें हैं, जब आप इनको करेंगे तो मच्छर के काटने से काफ़ी हद तक आप बच सकते हैं। और जैसे कि गुड नाइट हो गया, पॉइंट हो गया, ये सब आप लगा सकते। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी। अगर आपको ज़रा सी भी इससे जानकारी मिली है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक। थैंक यू।